हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो बच्चे, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। तो बच्चे, पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1 से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। उससे पहली वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था बच्चे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो इस चैप्टर से बन सकते थे, और इससे पिछली वीडियो में हमने असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन सारे डिस्कस किए थे बच्चे। अब नई वीडियो में हम आ चुके हैं बच्चे, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी वीडियोस में कवर होंगे वो सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, इस चैप्टर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड 2024 में आ भी रखा है बच्चे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पहले पूछा गया है वो है, शो दैट द नंबर 5 इंटू में 11 इंटू में 17 प्लस 3 इंटू में 11 इज अ कंपोजिट नंबर। मैं लिख देता हूँ बच्चे नंबर आपके सामने। नंबर है 5 इंटू 11 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड बच्चे, मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11। ये क्या है बच्चे? कंपोजिट नंबर है। ओ हो, कैसे प्रूव करें, कैसे दिखाएं, मतलब दिखाएं कैसे। तो मैंने आपसे कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बच्चे। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होता है। अब मैं इन यहाँ पे 2 टर्म्स नजर आ रही होंगी आपकी। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ पॉजिटिव साइन। तो बच्चे, पॉजिटिव साइन से यहाँ पर एक इधर है और एक इधर है। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लस के इधर कुछ लिखा है, प्लस के उधर कुछ लिखा है। सर 11 यहां भी है और सर 11 यहां भी है। बच्चे चीख चीख के कह रहे होंगे अभी कि सर 11 को कॉमन ले लो। हाँ सर, कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या, 11 तो चला गया, तो क्या बचेगा? 5 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 11 बाहर चला गया, तो 5 इंटू में 17 प्लस का प्लस कॉपी, और 3 और 11 तो यहां से चला गया, तो ये बचेगा, है ना बच्चे। अब किसी को ये लगे ना प्लस माइनस लगा दिया, नहीं, सिर्फ यहां पे प्लस का साइन है। अब ये हमारे पास आ गया। अब मुझे ये बताओ सर, अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 11 इंटू में 5 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3। अब इस पूरी जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करने वाला नंबर एक तो 1 होगा, 1 डिवाइड कर रहा है, सो 1 विल डिवाइड किस किस को डिवाइड करेगा? 1 11 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17 प्लस 3 को। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, 11 तो इसको डिवाइड करेगा। सर 1 तो इन दोनों, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को भी 1 डिवाइड करेगा। सर इसको 11 भी तो डिवाइड करेगा, 11 भी तो इसका एक फैक्टर है, तो हम लिखेंगे 11 विल डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। सर 11 भी डिवाइड करेगा, ये भी तो डिवाइड करेगा, ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 विल डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा सर? 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। सर इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो इसको डिवाइड करेगा, यानी अगर मैं इसके आगे लिखूं, मैं इधर लिख देता हूं, तो 11 इंटू में 5 इंटू 17 प्लस 3 विल डिवाइड किसको डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर डिवाइड करेगा 11 मल्टीप्लाई 5 इंटू में 17 प्लस 3 को। तो यहां पे कितने फैक्टर होगा इसके, इस पूरे एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर होगा? एक तो 1 हो गया, एक 11 हो गया, एक हो गया, एक सेकेंड बच्चे, एक हो गया 5 इंटू में 11 प्लस 3 तीसरा फैक्टर, और चौथा फैक्टर ये हो गया, यानी इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है बच्चे? कंपोजिट नंबर है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये बच्चे समझ आ गया होगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है और आपको इसको किस तरीके से कंपोजिट नंबर दिखाना है। बच्चे आपको समझ आ गया? बिल्कुल बच्चे, आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया बच्चे आपको वीडियो कैसी लग रही है, और मैंने आपका बहुत वेट किया कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि जितनी एनर्जी मैं लगाकर आपको पढ़ा रहा हूं उतने ही एनर्जी से आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और इस पर 100% क्वेश्चन आ जाता है। ये तो 100% कंफर्म रहता है, चाहे ये कितने भी मार्क्स में आ जाए, पर ये आता जरूर है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट भी है। इन दोनों नंबर का निकालना है आपको क्या, एचसीएफ भी और एलसीएम भी, और यूज करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो बच्चे देखिए एलसीएम निकालना है किसका, तो 480 का पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर देते हैं ना, 480 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो लिखूंगा 2 2 4 2 4 8 0, फिर 2 1 फिर 2 2 फिर 0, फिर 2 6 0, देन 2 3 फिर यहाँ 0, देन 2 फिर 1 फिर यहाँ 5, देन 3 5 एंड देन 5 1। यानी जो हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट आएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। मल्टीप्लाई क्या आएगा सर, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 1, सही है सर। 720 का भी कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 720 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या क्या आएगा, फिर आएगा 2 3 6, 2 6 12 0, देन 2 1 2, 2 8 16 0, देन फिर 2 9 0, देन 2 4 8, 2 5 10, देन 3 से जा रहा है क्या, 3 1 3, 3 5 15, 3 से अगेन जा रहा है 3 5 15, देन 5 1 5, यानी आएगा 2 रेज़ टू द पावर कितना आएगा, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 1 आ रहा है। बाकी सारे जो प्राइम फैक्टर हैं वो सारे ऊपर नीचे दोनों जगह बराबर हैं, मतलब एक जैसे हैं। तो जब मैं एचसीएफ निकालूंगा, इसका एचसीएफ किसका निकालूंगा, 480 और 720 का, तो मैं कैसे लिखता हूं, सारे प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। तो 2 3 5 के अलावा यहां पे कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। अब 5 और 4 की क्या लेंगे, मिनिमम पावर। तो यहां 4 है, यहां 5x, मिनिमम क्या है 4 है, यहां मिनिमम क्या है सर 1 है, ऊपर 1 है ना, और यहां पे तो बराबर मिनिमम तो 5 ही आएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं और देखूं कि मेरा आंसर क्या आएगा, तो अगर मैं देखता हूं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 का आंसर क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 का 8 आता है, और फिर 8 16 आ जाएगा, 16 इंटू में 15, 16 इंटू में 15 करना पड़ेगा, 6 5 33, 5 1 5 6 7 8, और 6 1 6, 1 1 1 6, और 240। हाँ जी सर, तो 240 क्या आ गया इनका, एचसीएफ, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो है 240। सर एलसीएम भी तो निकालना है, किसका एलसीएम, 480 और 720 का। तो क्या करेंगे, सारे प्राइम फैक्टर लिस्ट डाउन करेंगे और क्या लेंगे, मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 5 है, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है सर 2 है, यहाँ मैक्सिमम क्या है सर 1 ही है। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 को सॉल्व करोगे तो 32 आ जाएगा, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 4 का आंसर आया था 16 और उसका डबल 32, और 3 रेज़ टू द पावर 2 का आंसर 9 और ये 5, तो 32 इंटू में 45 करना पड़ेगा। 32 इंटू में 45 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चे कि इसका आंसर क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको बच्चे घर से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे इस वाले क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और में एक और दिया है बच्चे, द HCF of 85 and 238 is expressible in the form of this, find the value of m। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या है, मतलब HCF जो इनका है, इनका HCF, अच्छा HCF निकालना पड़ेगा पहले मुझे। मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैं HCF निकाल देता हूं, इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। अच्छा इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है, पहले HCF निकाल लेते हैं। तो अगर मैं HCF निकालूंगा तो मैं क्या करता हूं बच्चे, 1 मिनट, अभी मैं आपको दिखा देता हूं निकाल के। HCF किसका निकालना है सर, 1 सेकेंड, $85 और 238 का, 85 और 238 का, 85 एंड 238 का HCF एक्सप्रेसिबल है। किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है सर, एक्सप्रेसिबल का मतलब मैं लिख सकता हूं उसको 85m माइनस 238। अच्छा 85m माइनस 238, यानी जो भी इसका HCF आएगा उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 85 इंटू में m माइनस 238। तो पहले HCF निकाल लेते हैं सर, तभी कुछ कर पाऊंगा ना। तो यानी मुझे 85 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज,
238 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज। तो 85 का प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइज करें अगर, क्या मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं यहां पर बच्चे, अब आपको बढ़िया दिखेगा। ओके, तो 5 से चला जाएगा, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 से 5 7 सा 35, और ये आ जाएगा 17 1 सा 17, यानी 85 को मैं लिख दूंगा 5 इंटू में 17। ठीक है, 238 का भी कर दो सर प्राइम फैक्टराइज, कर देते हैं। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, फिर ये 8 है ना, एक सेकंड, ये 8 है। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, एक बचा 2 9 सा 18, 18। उसके बाद ये किसके टेबल में आ जाएगा, ये किसके टेबल में आ जाएगा, क्या ये 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आ जाएगा क्या, नहीं 7 में आ जाएगा क्या, और 7 में तो नहीं आएगा क्योंकि 7 1 सा 7 हो जाएगा, फिर 8 9 10, 7 में आ रहा है क्या, देखते हैं एक बार। 1 1 9 7 के टेबल में आता है क्या, 7 1 सा 7, 8 9 10 11, 4 आएगा, ये 9 नीचे आएगा, 7 7 सा 49, हाँ आ रहा है। तो 7 1 सा 7 है, 7 7 सा 49, फिर 17 1 सा 17, यानी नंबर आया 2 इंटू में 7 इंटू में 17, यही आएगा, इसके अलावा तो नहीं आएगा ना कुछ बच्चे। अब मुझे क्या लेना है, HCF तो ऊपर प्राइम फैक्टर बराबर होनी चाहिए, तो 5 है 17 है, नीचे 5 नहीं है, तो कैसे लगाऊंगा, 5 रेज़ टू पावर 0। सर नीचे 7 है ऊपर 7 नहीं है, 7 रेज़ टू पावर 0। सर नीचे 2 है ऊपर 2 नहीं है, तो 2 रेज़ टू पावर 0। अब क्या 2 7 17 5, 2 7 17 5 सही है। अब क्या निकालना है सर, HCF, किसका HCF, 85 और 238 का क्या करेंगे, सारे प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 2 5 7 और 17, और कौन सी पावर लेंगे, मिनिमम। तो 2 की मिनिमम यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, 0 ही मिनिमम होगी। 5 की यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 ही मिनिमम होगी। 7 के यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 ही मिनिमम होगी। 17 के यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही होगी। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर भी 0 1, किसी की पावर भी 0 1, किसी की पावर भी 0 1, और इंटू में 17, तो आंसर आ गया 17, यानी इसका HCF क्या आएगा, 17। और 17 को मैं किस में एक्सप्रेस कर सकता हूं, 85m माइनस 238। यहां तक समझ आया बच्चे। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चे। अब देखिए, इसको मैं इस तरफ ले आता हूं इसको, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहां पे आपको लिख कर दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे सबको एक तरफ लाना होगा, m को एक तरफ छोड़ना होगा। तो ये बनेगा 17, नेगेटिव का है तो उधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव का। बिल्कुल सही बात है। नाउ 238 को अगर मैं 17 में ऐड कर देता हूं तो ये आएगा 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ जाएगा सर। 1 यानी 5 हो जाएगा, 255, 255, इसका आंसर आएगा 255 इक्वल टू 85m। तो अगर मैं m निकालूंगा तो ये मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा तो डिवाइड में, यानी 255 अपॉन में 85। अब कैंसिल कर देते हैं, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5, 6 7 8 3, 5 7 35। फिर 17 के टेबल में देखें, अगर 3 बारी में करूंगा, 7 3 21 2, 17 3 51, तो m की वैल्यू क्या आ गई सर, 3। और इस तरीके से बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया। और इस तरीके से कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जो प्रीवियस नॉलेज था हम उसका इस्तेमाल करते हुए चले गए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ड प्रॉब्लम आपके पेपर में आ भी जाती है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एलसीएम ले या HCF। अब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे पहले वर्ड प्रॉब्लम को। अ फॉरेस्टर wants to plant 66 apples and trees and 88 bananas tree। यानी एक फॉरेस्टर है जो कि, एक सेकंड, एक फॉरेस्टर है, मैं आपको दिखाता हूं, रुको। अ फॉरेस्टर wants to plant 66 apple trees and 88 banana trees। दूसरे पेन से कर देते हैं, एक सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक फॉरेस्टर है जो चाहता है प्लांट करना 66
एप्पल ट्रीज को और 88 बनाना ट्रीज को और 110 मैंगो ट्रीज को, इतने ट्रीज को इक्वल नंबर ऑफ रोज में, इन इक्वल नंबर ऑफ रोज में प्लांट करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज. ऑल्सो फाइंड ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ, also he wants to make distinct rows of the trees, only one type of tree in one row. Find the minimum number of rows required. कितनी नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड होंगी. अच्छा, ये रोज में लगाना चाहता है वो तो समझ आ गया. एक फॉरेस्टर चाहता है कि वो प्लांट करे 66 एप्पल ट्रीज. कितने? 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज और 110 क्या? मैंगो ट्रीज. इक्वल नंबर ऑफ रोज में, यानी रो में लगाएगा. अब मुझे बताओ कि अगर इसका आंसर एलसीएम होगा, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन तीनों नंबर से बड़ा होगा और इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, इन तीनों नंबर से बड़ा होगा, इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा. मान लो एक वक्त के लिए मैं इन तीनों से बड़ा कोई नंबर मान लेता हूं कि इसका आंसर एलसीएम है. अगर इसका आंसर 110, 66, 88 एंड 110 से बड़ा है, मान लो 200 है या 220 है, क्या ये आंसर पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब क्या ये ट्रीज है, ये ट्रीज है, ये ट्रीज है. क्या एक ही रो में 220 ट्री लगा सकता हूं मैं? ये तो नहीं लगा सकते ना आप. 220 ट्री एक रो में कैसे लगा सकते हो? 220 एक रो में कैसे लगेगा जब 220 तो है ही नहीं मेरे पास. मेरे पास तो मैक्सिमम इधर वाले एक ही रो में मेरे को एक टाइप के लगाने हैं, एक ही रो में एक टाइप के लगाने हैं. तो 110 तो मेरे पास उसी के हैं, मैंगो के. 220 कैसे लगाऊंगा? तो यानी इससे बड़ा आंसर तो पॉसिबल नहीं है. और अजीब नहीं लग रहा एक ही रो में सारे ट्री लगा दिए? ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है. यानी इसका आंसर एलसीएम तो नहीं हो सकता. क्या एचसीएफ हो सकता है? तो एचसीएफ इन तीनों से छोटा नंबर होगा और इन तीनों को डिवाइड करता होगा. मान लो एक वक्त के लिए मैंने 11 मान लिया, तो 11 तो फिर भी एक वक्त को पॉसिबल है कि मैं एक रो में एक टाइप के 11 ट्रीज लगाऊं. तो यानी मैं इसका क्या लूंगा? एलसीएम. क्या लूंगा सर? एलसीएम, सॉरी एचसीएफ. क्या लूंगा? एचसीएफ. तो हम क्या लेंगे? एचसीएफ. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा मुझे. किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 66, 88 एंड 110 का. और मेथड कौन सा होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 66 का प्राइम फैक्टराइज करूंगा, 88 का प्राइम फैक्टराइज करूंगा और 110 का प्राइम फैक्टराइज करूंगा. 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहला प्राइम जो कि इसको डिवाइड कर रहा है वो आपको नजर आ भी रहा होगा, 2 कर रहा है. 2 3 जा, फिर 3 जा, ओके, फिर 3 कर रहा है, 3 1 जा, फिर 3 1 जा, फिर 11 1 जा. तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11. अच्छा सर, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा. सर 88 का भी कर दो. ओके बच्चे कर रहे हैं. 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, ये हो गया आपका. फिर 2 1 1, फिर 2 11 1 जा 11, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू में 11 रेज़ टू द पावर 1. सर ऊपर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 रेज़ टू द पावर 0 लगा दो. ओके सर, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा. सर 110 का भी कर दो. तो कर देते हैं ना. 2 5 जा 10, एक बचा 2 5 जा 10. सर 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओके. 11 1 जा 11. सर नीचे आएगा 2 रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पर आएगा 5 रेज़ टू द पावर 1, 11 रेज़ टू द पावर 1. सर नीचे 3 नहीं है, 3 रेज़ टू द पावर 0 लगा दो. सर यहाँ 5 आ गया, सर इनके पास नहीं है 5. अरे 5 रेज़ टू द पावर 0 लगा भी दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि 5 रेज़ टू द पावर 0 का आंसर क्या आता है? 1 आता है. सर नीचे सर 3 5 यहाँ भी है, सर यहाँ 5 नहीं है, तो 5 रेज़ टू द पावर 0 लगा दो. अब आ गया 2 3 11 5, 2 3 11 5, 2 3 11 5. यानी जब मैं एचसीएफ लूंगा 66, 88 और 110 का, तो मैं 2 3 11 5 और 11 लिखूंगा. सर 2 की अब एचसीएफ लेते हैं तो कौन सी पावर लेते हैं? मिनिमम. तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 जो है 3 है और यहाँ क्या है? 1 है. सर यहाँ 1 है, 3 है, 1 है, मिनिमम 1 है. ओके सर यहाँ 3 की पावर है 1, यहाँ 0 है, 0 है तो 0 ही मिनिमम होगी. सर यहाँ 0 है, 0 है, यहाँ 1 है तो मिनिमम 0 ही होगा. सर 11 की यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, तो सर 1 ही होगी. तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 11, यानी 22. यानी एक रो में मैं कितने ट्रीज लगा सकता हूँ? 22 ट्रीज लगा सकता हूँ सेम टाइप के. पर इसने पूछा कितनी रोज लगेंगी, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि 66 एप्पल कितनी रो में सेट हो जाएंगे, मतलब कितनी रो में आ जाएंगे. तो मैं देखूंगा, अगर मैं एप्पल ट्री की बात करूं तो एप्पल ट्री कितनी रो में आ जाएंगे? एप्पल ट्री, सुनो ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है. एप्पल ट्री एक रो में 22 है, 22 ट्रीज हैं एप्पल के.
दो रो में कितने होंगे सर? दो रो में होंगे 44 ट्रीज, पर मेरे पास ट्रीज कितने हैं सर? तो अगर मैं एन रो की बात करूं तो एन रो में कितने ट्रीज होंगे? अगर एक रो में 22 है, दो रो में 44 होंगे, यानी दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, इससे 2 से किया ना। तीन रो में हम क्या करते? 22 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई किया। एन रो में 22 एन ट्रीज होंगे, पर मेरे पास ट्रीज कितने हैं? 22 एन कितने ट्रीज हैं? 66। तो मुझे देखना पड़ेगा ये रो यानी एन की क्या वैल्यू होगी। तो 66/22 करूंगा, कितना आएगा? 11 2 22, 11 एक सेकेंड, 11 एक सेकेंड, यहां पे क्या हो रहा है? 11 6 66, 11 2 22, 11 6 66, 2 3 यानी इसका 3 क्यों नहीं है? यानी एप्पल ट्रीज के लिए 3 रोज की जरूरत होगी, 3 रोज की, क्योंकि हर रो में मैं कितने ट्रीज लगा रहा हूं? 22, दो रो में 44, तीन रो में 66, ऐसी 88 बनाना ट्रीज हैं। एक रो में कितने लगा रहा हूं? 22, तो 22 इंटू में एन रोज में 88 लग जाएंगे। तो एन की वैल्यू निकालेंगे 88/22, 11 2 22, 11 8 2 4 यानी बनाना ट्रीज के लिए कितनी रो चाहिए? बनाना ट्रीज के लिए हमें चाहिए 4 रोज और 110 मैंगो ट्री लगाने हैं। तो 22 एक रो में लगा रहा हूं, तो एन रो में जब लगाऊंगा तो कितने ट्रीज लग जाएंगे? 110। एन की वैल्यू निकालूंगा तो 110/22, 11 2 11 1 फिर 2 5 यानी 5 रोज लगेंगी किस वाले ट्री के लिए? मैंगो ट्री के लिए। वेरी गुड बच्चे, मैंगो ट्रीज के लिए आपकी 5 रो लगेंगी। तो इसने क्या? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। कितनी मिनिमम चाहिए? 3 + 4 + 5। तो मिनिमम कितना चाहिए? 9 + 3 = 12, यानी 12 रोज आपको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। 12 रोज आपको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको बच्चे ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पेपर के अंदर आ भी जाते हैं। अब करते हैं बच्चे बोर्ड 2023 का एक अच्छा सवाल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. Find the HCF of these 2 numbers. अरे नंबर तो हमें दिए ही नहीं है, पर नंबर का रेशियो दिया है। नंबर का क्या दिया है सर? रेशियो दिया है। नंबर का क्या दिया है? रेशियो दिया है। अगर नंबर का रेशियो दिया है तो क्या मैं नंबर निकाल सकता हूं? तो लेट कर लेते हैं, नंबर बी 2x, रेशियो क्या है? 2:3 एंड 3x। सर 2x एंड 3x ही क्यों माना? इसलिए बच्चे क्योंकि अगर 2x और 3x का मैं रेशियो लूं, यानी 2x और 3x का जब मैं रेशियो लूंगा तो x कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा? 2:3। तो x की जगह तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या किया? इस तरीके से माना है इस नंबर्स को कि रेशियो क्या रहेगा? 2:3। आप चाहो तो 2y और 3y भी मान सकते थे, तब भी रेशियो क्या रहता? 2:3 ही रहता है ना बच्चे, क्योंकि x की जगह कुछ भी हो सकता है ना। अब x की जगह अगर मैं मान लो यहां पे डाल दूं 1, तो नीचे भी 1 डालूंगा, सॉरी 2 डाल दिया मैंने, तब भी ये कट जाएगा ना। तो इसलिए मुझे नहीं पता x क्या है, इसी वजह से मैंने क्या किया? x मुझे यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। मैं 2 और 3 नहीं ले सकता था दोनों नंबर को, क्या पता वो 2 का कोई मल्टीपल हो या 3 का कोई मल्टीपल हो। तो रेशियो दिया है, तो रेशियो में आप इसी तरीके से मान के चलेंगे कि 2x एंड 3x है। x की जगह कुछ भी हो सकता है, मैं वापस रेशियो लूंगा तो 2:3 ही आ रहा है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया। आप y भी ले सकते थे, z भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, मैंने x ले लिया। इनका LCM 180 है और व्हाट इज देयर HCF? HCF क्या होगा इनका? HCF क्या होगा? LCM दिया है, HCF निकालना है। LCM दिया है, HCF निकालना है। कैसे करें? समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करें? HCF क्या होगा ये पूछा है और LCM हमें दिया है। अब देखो बच्चे, 2x का अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा? 2 इंटू में x, ठीक है, x की जगह कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी 3x की, तो 3x को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू में x लिख सकता हूं, 3 इंटू में x लिख सकता हूं। अब LCM जब हम ले रहे होते हैं तो हम सारे ही नंबर्स को लिख देते हैं, सारे ही
नंबर्स को लिख देते हैं। सारे नंबर को जब मैंने लिख दिया, सबका प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आया 6x। 6x क्या आया? 6x। ये क्या आया? एलसीएम। ये 6x के बराबर है 180 के। यहां से x की क्या वैल्यू आएगी? 180 बाय 6, यानी 6 3 जा 18 एंड 0, यानी x की वैल्यू आ गई 30। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो नंबर क्या हो जाएगा सर? सर नंबर हो जाएगा 30 इंटू में, मतलब 2x है ना नंबर, तो 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है सर? 30, यानी 2 इंटू में 30 आ गया 60, और 3x की वैल्यू आ गई, तो 3 इंटू में x की वैल्यू है 30, तो ये आ गया 90। तो नंबर क्या आया? 60 और 90। फिर 60 और 90 का मुझे क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना है फिर मुझे। अच्छा, नंबर वैसे आपको पता लग गया तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। आपको पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बात करूं, एक सेकेंड बहुत ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात करूं, नंबर्स क्या है? 60 इंटू में 90। वेरी गुड बच्चे। एलसीएम 180 गिवन है, एचसीएफ निकालना है, और ये आ जाएगा 60 इंटू में 90। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 90 बाय 180, और एचसीएफ यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 0 से 0 गया, 9 2 जा, फिर 2 3 जा, क्या आ गया? 30। क्या आ गया एचसीएफ बच्चे? 30। अब और कोई तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है क्या? या आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको करना है ये क्वेश्चन तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर ये था, एक ये था, और ये कॉमन था तो इसको भी हमने उठा लिया और इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जब निकला तो 6x निकला। 6x की वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे 180 है, और 180 जब मैंने बराबर डाला तो मेरा आंसर यहाँ पे निकलता हुआ नजर आ गया। बच्चे, कई बच्चे इसको करेंगे कि 2x इंटू में 3x, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है, या अगर मैं देखूँ तो फिर x ही आएगा कॉमन, तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो आधे लोग इससे करने जाएंगे पर यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू में फिर 3, यहाँ पर 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 180 इंटू में वो x लिख देंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से वो निकालेंगे 6x इक्वल टू 180, x आ जाएगा यहाँ पे 30, फिर x आएगा, फिर दोबारा डालेंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता था, क्योंकि एचसीएफ जब मैं निकालता तो मैं इन दोनों का कॉमन लेता, ये तो हट जाता ना, ये तो आता ही नहीं। मतलब अगर मैं लिखता तो मिनिमम लिखता मैं, तो मैं 2⁻0 लेता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नीचे तो 2 है नहीं तो 2⁻0 लेना पड़ता, यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ 3⁻0 लेना पड़ता, तो यहाँ भी क्या लेता? 3⁻0 और x⁻1 लेता। फिर मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एक सेकेंड बच्चे, हाँ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। फिर आप क्या करते? यहां से एलसीएम की वैल्यू पता है तो पहले x निकालते, फिर x जब निकल जाता दोबारा यहां वैल्यू डालते, और फिर आपका आंसर आता। तो एक तरीका ये भी हो सकता था इसको सोचने का। बाकी आपको जो भी मेथड अच्छा लगा हो आप उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही मेथड दिखा दिए। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये भी वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है बच्चे 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और हाइट है बच्चे 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है किसी रूम की, और होनी भी चाहिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्योंकि रूम क्या होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है, तो उसके बाद 3 चीजें होती हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। अच्छा, लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ मेजर करनी है जो डायमेंशंस ऑफ द रूम को मेजर कर पाए। तो पहली बात तो ये अलग अलग यूनिट्स में है बच्चे, आपको दिख रहा होगा, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो सबको एक में बदल लेते हैं। तो ये है, सॉरी, ये क्या है बच्चे 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो मुझे ये पता है कि 1 मीटर बराबर होता है, अगर मैं बात करूं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख दूंगा 8 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 50 सेंटीमीटर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंबाइंड यूनिट दी है, तो इसको मैं 8 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। मीटर की जगह 1 मीटर की जगह इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू में 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू में 1 मीटर की जगह मैं डालूंगा 100
सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, यानी कन्वर्ट होके हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। यानी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 850 सेंटीमीटर में। अब ये एक ही यूनिट में चल रहा है। अब ये ज़्यादा बेहतर भी नज़र आ रहा है देखने में और अच्छा भी नज़र आ रहा है। मैंने आपको दिखा दिया एक बार करके कि किस तरीके से आप जो है इसको कन्वर्ट करोगे इनटू सेंटीमीटर। उसमें कन्वर्ट करना ईजी भी है इसलिए भी कर दिया मैंने। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर को आप क्या लिखोगे, 600 सेंटीमीटर प्लस 25 मीटर, यानी 625 सेंटीमीटर। अगर इसको बदलेंगे तो ये है 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर, यानी 400 सेंटीमीटर प्लस 75 यानी 475 सेंटीमीटर। अब जो रॉड होगी क्या इन तीनों से लंबी हो सकती है या इन तीनों से बड़ी हो सकती है? अगर एलसीएम आंसर होगा तो इन तीनों से बड़ा होगा। तो मैंने मान लो 1000 सेंटीमीटर की रॉड ले ली, पर ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। एग्जैक्टली मेजर कर पाए, एग्जैक्टली तो वो तो इनसे बड़ी है, यूं तो इसको भी एक्सीड कर जाएगी, तो कैसे कर पाएगी ये? मतलब ये तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए एग्जैक्टली हर बार किसी को मेजर कर पाना। वो तो बहुत लंबी रॉड हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर की। यानी जो आंसर होगा वो इन तीनों से क्या होगा बच्चे, कम होगा। यानी जो रॉड होगी वो इन तीनों से कम होगी। यानी अगर 50 सेंटीमीटर की रॉड है तो मैं बार बार रखकर मेजर कर लूंगा, पर बहुत ज़्यादा लंबी रॉड आ जाएगी तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाऊंगा मैं। एग्जैक्टली मैं मेजर करने में बहुत मुश्किलों का सामना करूंगा। ठीक है बच्चे, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा सर यहाँ पर, HCF, यानी 850 का क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइज, 625 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज, 475 का क्या करोगे सर, प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज करना अभी मैंने आपको सिखा दिया। 850 का करोगे तो 2 4 8, फिर 2 4 8 हो गया, देन 2 2 4, देन 2 5 10, फिर ये 5 से करोगे 5 8 40 और 2 5 5 25, फिर 5 1 5, 5 7 35, देन 17 1 17, यानी ये हो जाएगा बच्चे 2 इंटू में 5 रेज टू द पावर 2 एंड 17 रेज टू द पावर 1। सर 625 का भी कर दो। 625 का करेंगे तो सर 5 1 5 और फिर ये बचेगा 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, यानी ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 4। सर ऊपर तो 2 रेज टू पावर 0 मतलब 2 है, तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 2 रेज टू पावर 0। सर यहाँ 17 है, 17 रेज टू पावर 0। अब आ गया 2 5 17, बिल्कुल सही है। सर 475 का भी कर दो, तो 5 8 4, 5 9 45, 5 9 45, 2 बचाए, 5 5 25, 5 1 5, 5 9 45, फिर 19 1 90, यानी 5 रेज टू द पावर 0, 19 रेज टू द पावर 1। सर यहाँ नीचे 2 रेज टू द पावर 0 और 17 रेज टू द पावर 0 का होना भी जरूरी है। सर यहाँ 19 नहीं है, 19 रेज टू द पावर 0, सर यहाँ 19 नहीं है, 19 रेज टू द पावर 0। सर HCF लेना है। सर HCF कैसे लेंगे, 854 625 एंड 475 का HCF जब हम लेंगे तो हम 2 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 17 भी लिखेंगे और 19 भी लिखेंगे। सर फिर क्या लेंगे, मिनिमम 2 की मिनिमम 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 0 0, 5 की मिनिमम 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 2, 17 की मिनिमम 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 0, 19 की मिनिमम 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 0, यानी ये आ गया आपका 25, क्योंकि इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर 25 आएगा। 25 सेंटीमीटर की जो रॉड होगी वो एग्जैक्टली मेजर कर लेगी। तो आप लिखोगे द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम इज 25 सेंटीमीटर। मैं आपको दूसरे पेन से लिख के दिखा देता हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा। 25 सेंटीमीटर। आ गया बच्चे समझ? इस तरीके से बच्चे आप इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आगे और किस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, एक वर्कशॉप है। इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर इतना। अच्छा, एक वर्कशॉप है जहाँ इंग्लिश के टीचर हैं 36 और हिंदी के टीचर हैं 60 एंड साइंस के टीचर हैं 84 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रूम जो चाहिए इफ
इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम ऑफ द सेम सब्जेक्ट, यानी एक ही सब्जेक्ट के टीचर मुझे एक रूम के अंदर बैठाने हैं, एक ही सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश के एक रूम में बैठा दिए, फिर जो बच गए इंग्लिश के उसको दूसरे रूम में बैठा दिए, पर इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स को बैठाना है। इफ ईच रूम है सेम नंबर ऑफ टीचर्स, सेम नंबर ऑफ टीचर्स को बैठाना है, तो मुझे बताओ क्या इनसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल है? एलसीएम में तो बड़ी वैल्यू आती है। मान लो मैंने 36, 60 और 84 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटा मल्टीपल कोई भी बड़ा मान लिया। मान लो एक वक्त के लिए मैंने मान लिया 160 मान लिया, चलो मैंने फिलहाल के लिए मान लिया। क्या 160 टीचर एक ही रूम में बैठ जाएंगे? जब एक ही रूम में इंग्लिश के 36 है तो एक में 160 कैसे बैठ सकते हैं बच्चे? तो कभी संभव ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी मुझे क्या लेना पड़ेगा? HCF, ऑब्वियस ही बात है HCF लेना पड़ेगा, और HCF पॉसिबल भी है। मान लो मैं 25 टीचर बैठाना चाहता हूं तो वो फिर भी एक वक्त के लिए पॉसिबल है। 25 टीचर तो मैं एक में बैठा सकता हूं ना। तो मैं क्या करूंगा? HCF लूंगा। किसका HCF? 36, 60 और 84। सर HCF लेने के लिए तो प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चे, आप तो बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत जल्दी सवाल मेरे से पहले कर रहे हो। बहुत ही बधाई हो आपको, पहले ही आप HCF लेने चले गए हो और प्राइम फैक्टराइज करने चले गए हो। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, देन 2 9 ज़ा, बहुत बढ़िया बच्चे, फिर 3 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा। तो यहाँ पर आएगा 2 रेज़ टू द पावर 0 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2। वेरी गुड बच्चे। सर 60 का भी कर देते हैं। ओ हो, बहुत प्यारा बच्चे, बहुत बढ़िया। फिर 2 1 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा। तो आप कहोगे सर ये आएगा 2 रेज़ टू द पावर 2, सर यहाँ पे आएगा 3 रेज़ टू द पावर 1, और सर यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 1 आ गया, सर ऊपर तो नहीं है। अरे लगा दो ना 5 रेज़ टू द पावर 0, क्या दिक्कत है? और फिर आ जाएगा नीचे 84 का करोगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन सर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सर 3 7 ज़ा, देन 7 1 ज़ा। बहुत बढ़िया बच्चे, यह आएगा 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 7 रेज़ टू द पावर 0। सर क्या लेना है? HCF। अभी भूल गए बच्चे, भूल जाते हो आप। HCF लेना है आपको। किसका HCF लेना है? 36, 60 एंड 84 का। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। सर यहाँ पर आपको 2 3 7 सबको सारे प्राइम फैक्टर लिखते हैं ना? हाँ जी सर। सर मिनिमम 2 का मिनिमम पावर है 2, सर 3 का मिनिमम है सर 1, और सर यहाँ पर सर 5 भी तो था, सर 5 नहीं लिखा आपने, लिख दो 5 रेज़ टू द पावर 0। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 0, 5 भी आएगा, और मिनिमम क्या है 5 का? सर 0। सर 7 का मिनिमम, यहाँ 7 नहीं था ना, 7 रेज़ टू द पावर 0, यहाँ 7 नहीं था, 7 रेज़ टू द पावर 0। सर मिनिमम 7 का सब में 0 ही है, तो ये आएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 का सर 4, इसका 3, यानी 12। यानी एक रूम में, वन रूम में एक सब्जेक्ट के कितने टीचर बैठेंगे? 12 टीचर बैठेंगे, 12 टीचर। तो इसने क्या पूछा? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए? तो मुझे बताओ, एक रूम में जब 12 टीचर बैठेंगे तो 12 इंटू में 1 रूम, टीचर कितने होंगे सर? 12। सर 12 टीचर दो रूम में बैठाऊंगा, 12 टीचर, तो 24 टीचर बैठेंगे। तो ऐसे 36 बैठाने अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 12 इंटू में n रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। तो n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 36/12 करना पड़ेगा। 12 3 ज़ा 36। यानी इंग्लिश के टीचर के लिए मुझे रूम कितने चाहिए? इंग्लिश टीचर के लिए जो रूम चाहिए मुझे, वो चाहिए 3 रूम। हिंदी टीचर के लिए कितने रूम चाहिए सर? सर अभी जो आपने बताया उसी मेथड से करते हैं ना, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। यानी अगर एक रूम में 12 टीचर बैठ रहे हैं तो n रूम अगर मैं ले लूँ तो उसमें मान लो 60 टीचर बैठा रहा हूँ मैं, तो n की वैल्यू निकाल देते हैं। 12 60/12, 12 5 ज़ा, यानी 5 रूम किसके लिए लगेंगे? हिंदी टीचर के लिए। सर साइंस के लिए भी निकाल दो ना, साइंस वाले टीचर्स को भी छोड़ रहे हो तो निकाल देते बच्चे। अगर 12 एक रूम में बैठ रहे हैं तो अगर मुझे n रूम में बैठाना है कितने टीचर्स को? 84 टीचर को, तो मैं n की वैल्यू निकालूंगा, यानी 84/12 करूंगा। तो 12 के टेबल में देखते हैं, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 6 8 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा, यानी 7 रूम लगेंगे साइंस वाले टीचर के लिए। तो कितने टोटल नंबर ऑफ रूम्स लगेंगे? 3 + 5, 3 + 5 + 7, 3 + 5 8, और 8 + 7 15। यानी कितने रूम लगेंगे सर? 15 रूम्स लगेंगे। कितने रूम्स लगेंगे? 15 रूम्स लगेंगे। तो बच्चे ये थी रियल नंबर चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं बच्चे कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलते हैं बच्चे किसी नए लेक्चर में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अपने फीडबैक जरूर दें। क्या आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।